Assalamu alaikum. I am Ansari Naeem from JIT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nashik, from Department of Geography. Today, in this video, we are going to learn about significance of agriculture in world region. जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर के वो क्या है पूरे वर्ल्ड रीजन में, कौन से रीजन में कितनी कल्टीवेशन किया जाता है, कितने प्रोडक्शंस होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन किए जाते हैं, दे ऑल थिंग्स दैट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट. दिस इज अ वर्ल्ड मैप. ओके, व्हाट इज एग्रीकल्चर. अब हमें एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड रीजन सिग्निफिकेंस समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स. ये एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसमें और प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूड. इसमें क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कल्टीवेशन किया जाता है सॉइल का और इसमें क्या किए जाते हैं? क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और उसी के साथ में एनिमल रियरिंग भी किए जाते हैं. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि ज़मीन से क्रॉप्स का उगाना, ये क्या है? एग्रीकल्चर कहलाता है. अब एग्रीकल्चर जो है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाटर एबिलिटी. वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंस है. अब हमें वाटर, कैसा वाटर चाहिए? ठीक है, हमें पता है जो 70% वाटर है वो किसे है? जो अर्थ का एरिया है 30 to 71% है वाटर से घिरा हुआ है और जो 29% है वो है किसका है? जो लैंड एरिया है. आज 71% का अगर हम देखते हैं, ठीक है, जो हमें वाटर प्रोवाइड है उसमें 96 जो % वाटर है वो ओशियन वाटर, जो हमारे काम के भी लायक नहीं होता. उसमें से जो 2.5% जो फ्रेश वाटर बचता है, अगर हम उसका 100% बनाते हैं उसमें 68% जो वाटर है, जो आइस है, जो ग्लेशियर्स है, उसमें वो कवर हो जाता है. ठीक है, जो जमे हुए फॉर्म में, ठीक है, जो जमे हुए फॉर्म में, उसमें से ग्राउंड वाटर जो बचता है वो 30% है और उसमें से भी 1.3% जो फ्रेश वाटर है वो हमें सिर्फ 1.3% अवेलेबल होता है. ठीक है, 1.3% फ्रेश वाटर जो लेक्स और रिवर्स से हम जो हासिल करते हैं वो उतना ही वाटर हमें फॉर एग्रीकल्चर के लिए मिलता है. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेव वाटर एंड सेव अर्थ. ओके, इन एशिया देखिए हम सिग्निफिकेंस देखते हैं. पहले हम एशिया में, हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका वगैरह. अंटार्कटिका में तो कुछ कल्टीवेशन नहीं की क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी नहीं है और नॉर्थ साउथ पोल पर ही पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर साल भर किसी बर्फ़ से घिरा होता है, वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता. एशिया अगर हम देखते हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया इज लार्जर डेजर्ट एंड कॉटन प्रोडक्ट स्ट्रांगली राइस ऑन इरिगेशन. देखिए अगर हम एशिया में देखते हैं, जो एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट मिडल ईस्ट अगर हम देखते हैं, मिडल ईस्ट में 17 कंट्रीज आते हैं. तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फ़लस्तीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सारी चीज़ें हैं. जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारी जो कंट्रीज़ है यहाँ पर क्या पाया जाता है? डेजर्ट पाया जाता है. यहाँ पर जो भी कल्टीवेशन रहेगा वो डिपेंड रहेगा किस पर? वो डिपेंड रहेगा इरिगेशन पर. ठीक है, लेकिन जो अरेबियन कंट्रीज है वहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं किया जाता या नहीं किया जाता. सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कोई भी रिवर नहीं पाई जाती. ठीक है, अगर हम देखते हैं मोर देन 80% अराइबल लैंड इन कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान इज इरीगेटेड. ठीक है, यहाँ पर जो 80% जो अराइबल लैंड है जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है वो टोटली डिपेंड है इरीगेशन पर. व्हाट इज इरीगेशन? इरीगेशन इज आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर व्हेन स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल वाटर. जब हमें नेचुरल वाटर प्रोवाइड ना हो तो हम आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए उसे हम वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है
ठीक है। मोर देन 2.2 बिलियन पीपल इन द रीजन रियली ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। राइस इज बाय फार by most important crops throughout the Asia. 90% of the world production and consumption occurs in this region. राइस का जो 90% प्रोडक्शन है, ठीक है, वो एशिया से ही ग्रो किया जाता है। और अगर हम देखते हैं, अगर इमेजेस में हम देखते हैं तो मतलब हर चीज़ का प्रोडक्शन एशिया में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही एनिमल रियरिंग भी ये ज़्यादा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्रॉप्स ऑफ एशिया, एशिया में कौन कौन से क्रॉप्स जो मेजर है उसे हम कल्टीवेशन करते हैं। मेजर क्रॉप्स आर व्हीट एंड मेज विथ स्मॉलर एरियाज राइस, कॉटन, सोयाबीन, स्वीट्स, पोटैटो एंड रैप्स डिपेंड ऑन लोकल टेम्परेचर एंड वाटर कंडीशन। देखिए एशिया में भी जो क्लाइमेट कंडीशन है वह हर एरिया की अलग अलग है। लाइक अगर हम इंडिया में देखें तो मानसून है, मानसून पर डिपेंड जो एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है। अगर हम थोड़ा साइड का दूसरे चाइना की तरफ जाए वहाँ पर अलग कल्टीवेशन होगा, अलग चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन तमाम जगह पर अलग कल्टीवेशन किया जाएगा, ठीक है। मिडल ईस्ट में वहाँ पर भी जो कल्टीवेशन है वो अलग, उनका मेथड अलग हो, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट भी अलग है, जो क्रॉप्स है वो भी अलग पाए। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हर जगह जो क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, फसलें उगाई जाती हैं वो अलग अलग पाई जाती है, बिकॉज क्लाइमेट और जो सॉइल टाइप्स हैं उस पर डिपेंड करता है। लाइव स्टॉक में है पर्टिकुलरली कैटल है, पिग है एंड पोल्ट्री है, ठीक है। ये सारे जो एनिमल रेयरिंग करते हैं, ठीक है, ये सारे उसके साथ ही फार्मिंग भी करते हैं। अदर क्रॉप्स जो है राइस है, कॉटन है, सोयाबीन है, स्वीट पोटैटो, जो हमने इससे पहले भी देखे हैं, एशिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका 2.2 मिलियन फार्म्स हैं, कैनवरिंग एरिया 922 मिलियन है, एन एवरेज 418 पर फार्म्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए फार्म्स बड़े होते हैं, जो यहाँ पर फार्मर्स काम करने वाले वहाँ पर कम होते हैं, और इनके जो फार्म के एरिया होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा की जाती है और मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जो क्रॉप्स है ग्रेन है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स एंड प्लांट फॉर क्लॉथिंग एंड अदर नॉन फूड्स यूज इंक्लूडिंग डेयरी फार्म एंड कैटल रेंच और फीड फार्म। देखिए यहाँ पर फार्म्स भी ज़्यादा होते हैं और कमर्शियल एग्रीकल्चर भी दोनों साथ में किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वह कॉर्न है, सोयाबीन और व्हीट है। ये तीनों चीज़ें नॉर्थ अमेरिका में भी हम देखते हैं, साउथ अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा ये क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अदर इम्पोर्टेंट हम देखते हैं इन ट्रॉपिकल जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका farms harvest orange, sugarcane, coffee, cocoa and bananas. These crops are export of Central America countries. Fruits, vegetables, cotton and tobacco are predominant in a warm subtropical zone of North Mexico in USA. अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, मेक्सिको है, क्यूबा है और सेंट्रल जो पनामा है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, इन सारी कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, एक्सपोर्ट कर दी जाती है, जो नॉर्थ अमेरिका से एक्सपोर्ट होती है। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, साउथ अमेरिका में देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो रिवर है एंडीज पहाड़ से जो निकलती है वो अमेज़न रिवर है। अमेज़न का जो भी इलाका है वो ज़्यादातर ब्राज़ील में पाया जाता है, उन इलाकों में कुछ भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता, ठीक है। साउथ अमेरिका में अगर हम देखते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका जो क्रॉप्स है ज़्यादा से ज़्यादा नट्स है, फ्रूट्स है, इन एवोकाडो, पाइनएप्पल, पपाया एंड गुआवा, कॉफ़ी एंड कोको, चॉकलेट्स। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैश क्रॉप्स है वो भी उगाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं, ब्राज़ील के जो ईस्टर्न पार्ट हैं वहाँ पर ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। और जो ये जो साउथर्न पार्ट नज़र आता है साउथ अफ्रीका का, लाइक चिली है, अर्जेंटीना है, पैरागुए है, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, पेरू है, यहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा किया जाता है। ऊपर अगर हम देखें इक्वाडोर, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, फ्रेंच गियाना है, इन सारी कंट्रीज़ में भी कल्टीवेशन की है। जो सेंट्रल साउथ अमेरिका है वो एरिया हमको क्या नज़र आता है, वो खाली नज़र आ रहा है एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट रीजन जो ब्राज़ील
जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पर अमेज़न का जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमें वहाँ पर नज़र आता है। साउथ अमेरिका इज also has many commercial farm especially in अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, व्हीट है, लाइव स्टॉक फार्मिंग यहाँ पर की जाती है। ब्राज़ील जिसे हम कॉफ़ी का प्याला भी कहते हैं, बॉल ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब यूरोप में अगर हम देखते हैं, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर एक भी डेजर्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वन ऑफ द मेन लैंड यूजर्स इन यूरोप एंड दिस शेप्स लैंडस्केप इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर लैंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंड यूज पैटर्न अक्रॉस यूएई। ग्रासलैंड एंड क्रॉप्स टुगेदर मेक्स 39% ऑफ यूरोप लैंड कवर। देखो 39% एरिया में अगर हम देखते हैं तो ऊपर देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, स्कैंडिनेविया जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कल्टीवेशन कम किया जाता है। ये जो कंट्रीज़ है वो फिशिंग पर डिपेंड होती है। नॉर्वे, स्वीडन अगर हम देखते हैं, ठीक है, वहाँ पर डोगर बैंक पाया जाता है, उस पर डिपेंड होती है। जो फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इन सारे एरिया में ज़्यादा कल्टीवेशन हमें नज़र आता है। यहाँ पर देखते हैं तो इसके साथ ही क्या किया जाता है, एनिमल रेयरिंग भी की जाती है। क्रॉप्स अगर हम देखते हैं, बार्ली है, कसावा है, कॉटन है, ग्राउंडनट्स है, पीनट्स है, मैज है, मिल्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा कल्टीवेशन यूरोप में की जाती है। ठीक, अगर अफ्रीका, जो अफ्रीका का एरिया है, अगर हम शुमाली अफ्रीका में देखते हैं, नॉर्थ अफ्रीका, वो पूरा सहारा डेजर्ट का एरिया चला होता है। सहारा डेजर्ट में लाइक 10 कंट्रीज आते हैं, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, नाइजर, माली, मोरिटानिया, ये सब जो कंट्रीज़ है, ठीक है, ये सारे किस में चले जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं की। जो कल्टीवेशन हमें मिलेंगे वो साउदर्न पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि रिवर्स भी वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, एक नाइल रिवर्स है जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर्स हमें पता है, वो नाइल रिवर्स है। ठीक है, वो 2 रिवर से मिलकर बनी है, ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल। ठीक है, जाकर इजिप्ट में जाकर वो मेडिटेरियन सीन में मिल जाती है। अब हम साउदर्न पार्ट की बात करते हैं। साउदर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में देखिए गियाना है, और इन सब कंट्रीज़ में मोरक्को है, नाइजर है, नाइजेरिया है, यहाँ पर ज़्यादा कल्टीवेशन हमें नज़र आता है। कांगो है, रिपब्लिकन ऑफ कांगो है। हम ईस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं सोमालिया, उसके नीचे मोजाम्बिक है, तंजानिया है, मोजाम्बिक के इन एरिया में ज़्यादा कल्टीवेशन किया है। जो साउथ वेस्टर्न पार्ट हम देखते हैं, नामीबिया डेजर्ट है। ये डेजर्ट इसलिए बना कि वहाँ पर जो कोल्ड ओशियन करंट्स आते हैं उसकी वजह से वहाँ पर रेनफॉल नहीं होने पाता, इसलिए नामीबिया डेजर्ट और बोट्सवाना में जो डेजर्ट है कालाहारी, ये डेजर्ट हमें नज़र आता है। अफ्रीका में अगर हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर किया जाता है, जो 60% जो पीपल्स है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर यहाँ पर उन्हें मिल जाता है। और जो यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो फॉरेनर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ से जो पैसे वो कमाते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर 3 डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट जिसे हम 7 GB के नाम से भी जानते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है और जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है, सिडनी, मेलबॉर्न का जो एरिया है, वहीं पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फार्म्स भी है। डेली जो GDP है उनकी वो 93 है। ठीक है, मोस्ट एक्सपोर्ट कंट्री है और उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, लिंकेजेस विथ कंट्री। यहाँ पे जो भी कमर्शियल फार्मिंग की जाती है और जो भी फार्मिंग की जाती है वो लिंक होती है इंडस्ट्रीज से। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका, अगर हम अंटार्कटिका देखते हैं मोस्ट साउदर्न पार्ट पर है, नॉर्थ साउथ पोल पर पाया जाता है। ये पूरा डेजर्ट का जिसे हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता। ठीक है, सो हमारी ये 50 यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू।